Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. This is your second lecture of some p block elements of class 12th. In first lecture, we have discussed about 15th group elements: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Some general characteristics have been covered by us. In this lecture, we will move forward. Before it, we will summarize that what we have seen in first lecture. First, we have seen p block elements. What is p block element? We know p block contains metals, non-metals and metalloids, where it lies rightward to the periodic table. Here is the p block elements. All 6 group are collectively called p block elements: boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen, phosphorus and helium family. These are called p block elements. This family is called noble gases, and this is called halogens. This is called oxygen family, nitrogen family, carbon family and boron family. But in class 11, boron family and carbon family have already been covered. We will see nitrogen family onward. Okay, and we are discussing about nitrogen family, in which nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth lies. Okay, so what are p block elements? If we write electronic configuration of elements, the last electron enters in p subcell is called p block elements. For example, chlorine, which has atomic number 17 and mass number 35.5. Okay, if we write its electronic configuration, we will see that 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. It means last electron enters in p subcell, that is why it is called p block elements. Okay, तो हम लोग अब आगे देखेंगे. उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि अब्बो रूल क्या होता है. अब्बो रूल पे हमने बताया कि इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, ताकि हम लोगों को जितनी भी क्राइटेरियन है किसी भी ग्रुप, ब्लॉक या पीरियड का होने के लिए एलिमेंट्स को, अगर हम अब्बो रूल से चलेंगे तो वो परफेक्टली सेटिस्फाइड होगी. हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब्बो रूल से ही करिए. अब्बो रूल से हट के n+l रूल होता है, जिसको हम लोग क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं. लेकिन सिंपली ये डायग्राम हम लोगों को एक अच्छा आइडिया दे देता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहिए. डायरेक्ट कई बच्चे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 इस तरीके से भरते हैं, जिसमें काफ़ी गलतियां हो जाती हैं. एस और पी ब्लॉक में तो कम गलतियां होती हैं, लेकिन डी ब्लॉक में तो आपको कम्प्लीटली हर जगह गलत रिजल्ट मिलेगा अगर आप सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं. इफ़ किसी को भी प्रॉब्लम हो रही हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही से नहीं आता है, सर्च करिए अहद सर #3 बेसिक लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. आपको वहाँ से पूरा आइडिया मिल जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ. एक मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, थोड़ा सा उसके में आपको आइडिया मिल जाएगा, और कंप्लीट डेप्थ में आपको #03 पे मिल जाएगा लेक्चर. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स क्या होती हैं. तो उसके बारे में नेचर एंड अकरेंस सबसे पहले देखा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एलोट्रॉपी, आइसोटोप्स, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया. ठीक है, फिर उसके बाद मूव किया हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस एंड डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. हम लोग ये देखते हैं कि ग्रुप वाइज चलने पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का, एटॉमिक रेडियस का, बॉइलिंग पॉइंट का. ये सारी चीज़ें मैंने कल के लेक्चर में कवर कर दी. जिसने नहीं देखा है जा करके फर्स्ट लेक्चर देख ले. फिर मैंने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी एलिमेंट का, किस पे डिपेंड करता है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी पे. जब भी कोई सॉलिड बनता है तो एक लैटिस बना करके वो रहते हैं, जिसमें लैटिस एनर्जी रिलीज भी होती है. ये थर्मोडाइनमिक्स का टॉपिक है. अगर एनर्जी रिलीज या एनर्जी गेन इसके बारे में आइडिया चाहिए तो आप लोगों ने थर्मोडाइनमिक्स में 11th में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो एक बेसिक लेक्चर मैं उसका भी बनाऊंगा, जिसमें लगभग छोटी मोटी चीज़ें कवर कर दूंगा. मेरे साथ ही साथ आप लोग बेसिक लेक्चर्स को भी देखते चलिए. बहुत सारे जो 11th के मेन टॉपिक हैं उस पर मैं बेसिक लेक्चर बनाऊंगा, जो 12th में एज इट इज़ यूज हो जाते हैं. ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह क्या होती है. ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हमें दिखा कि अगर सिंगल बॉन्ड की बात की जाए तो फास्फोरस सबसे ज़्यादा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिंगल बॉन्ड का. फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ. इस तरीके से हमने पहले लेक्चर में सारी चीज़ें कवर की. फिर स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा कि फास्फोरस का स्ट्रक्चर क्या होता है.
तो हम लोग देखें कि फास्फोरस के पास वैलेंस शेल 5 होते हैं, जिसमें से 3 के साथ वो 3 अलग अलग एटम के साथ बॉन्डेड रहता है। 4 फास्फोरस इस तरीके से अरेंज रहते हैं, ठीक है, एक एक लोन पेयर सबके पास बचा रहता है। उसके बाद नाइट्रोजन का हमने देखा कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाकर रहता है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में नहीं रहता है, ठीक है। और क्योंकि इसका साइज छोटा होता है नाइट्रोजन का, ये आपस में रिपेल करके दूर जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बहुत कमज़ोर हो जाता है और ये बॉन्ड बन नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन का 2p पाई जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड भी बनाता है। वो पाई बॉन्ड जो होता है, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, सेकंड पाई और थर्ड पाई होता है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये आप लोगों ने आपके केमिकल बॉन्डिंग 11th में पढ़ा होगा, जिसको काफ़ी उसमें कई टॉपिक्स हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद VBT हो गया, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन, ये सब वगैरह पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर वगैरह का भी आइडिया मिल जाएगा, है ना। चलिए, अगर नहीं आप लोग जानते होंगे सही से तो केमिकल बॉन्डिंग पे मेरा आने वाले समय में लेक्चर्स आएगा, बेसिक लेक्चर। आप लोगों को पूरा देखने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स में मैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो कवर करा दूंगा, ओके। फिर रिएक्शंस के बारे में देखा कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड देता है, NH3। बस जनरल हाइड्राइड्स हमें देखने थे, तो हमने देखा कि नाइट्रोजन का NH3 होता है, फास्फोरस का PH3 होता है, आर्सेनिक का ASH3 होता है, और SB का, एंटीमनी का SbH3 होता है, और बिस्मथ का BiH3 होता है, ओके। ये सब जनरली आप लोगों को अभी याद करने की जरूरत नहीं, बस देख लीजिए ऐसे ही सिंपली। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, ऑर्डर के बारे में बात की कि नाइट्रोजन जो अमोनिया बनाता है, अमोनिया का पंजेंट ऑर्डर होता है, और फास्फोरस का PH3 रॉटन फिश, मतलब इसका ऑर्डर मतलब स्मेल, मतलब पंजेंट का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही तीखा टाइप का, इसकी जो स्मेल होती है बहुत तीखी होती है। रॉटन फिश मतलब सड़ी हुई मछली की तरह होती है। और ASH3, SbH3, BiH3 इस तीनों का ऑफेंसिव होता है। ऑफेंसिव का मतलब एक तरीके से बहुत ही घृणित, मतलब बहुत ही अब्रप्ट, डिस्गस्ट, पैथेटिक, कंटेम्प्टिबल, मतलब बहुत ही गंदा, ओके। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऑक्साइड्स के बारे में बात किया, तो देखा कि ऑक्साइड्स इसके जो होते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के, तो नाइट्रोजन कई तरह के ऑक्साइड बनाता है, N2O, NO, N2O3, इस तरीके से हमने सारी चीज़ें कवर की हैं, ओके। फिर हमने देखा कि जो नीचे वाले एलिमेंट थे Sb और Bi, ये कभी भी Sb2O3 या Bi2O3 टाइप के कंपाउंड नहीं बनाते हैं, लेकिन वो काफ़ी रिएक्टिव होता है और वो हैलोजन से रिएक्ट करके SbOX या BiOX टाइप का कंपाउंड बना लेता है, ओके। चलिए, आज हम लोग फिर इसके बाद देख चुके थे कि रिएक्शंस कैसे होते हैं इसके मेटल्स के साथ, ग्रुप 15 के। उसके बाद अगर मेटल के साथ रिएक्ट करके वो मेटल नाइट्राइड या मेटल फास्फाइड या मेटल आर्सेनाइड बनाता है इस तरीके का कंपाउंड, तो उसको फिर फर्दर हम हाइड्रोजन H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिस्पेक्टिव कंपाउंड मिलता है, जैसे अमोनिया, फॉस्फीन, आर्शीन, स्टेबिन और बिस्मुथीन। ये सारे एलिमेंट्स हम लोगों को, ये सारे कंपाउंड मिलते हैं वाटर पास करने पे, वाटर से रिएक्ट कराने पे फर्दर। जैसे नाइट्रोजन को रिएक्ट किया कैल्शियम से कराया तो कैल्शियम नाइट्राइट मिलेगा, अगर इसको फर्दर रिएक्ट करा दें हम वाटर से तो अमोनिया मिल जाएगा। इस तरीके की चीज़ें, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके का हमको कंपाउंड मिलता है। ये आइडिया रहेगा तो आगे चल के आप लोगों को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग 11th में पढ़े होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में ये पढ़ाया जाता है। इसका भी मैं एक बेसिक लेक्चर बनाऊंगा। हर चैप्टर से 1-1 घंटे, 1.5 घंटे का मेरा बेसिक लेक्चर मिलेगा आपको। उसको आप देखते रहने से सारी चीज़, जो मैं छोटी छोटी चीज़ें जल्दी जल्दी यहाँ पे कवर करा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, इसका मेन रीज़न ये है कि मैं अलग से बेसिक का एक सीरीज चला रहा हूँ, उसमें सारी चीज़ें कवर करा दूंगा, फिर यहाँ पे हमको टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 में कौन होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ओके। ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है? चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम व्हेन इट इज़ इन कॉम्बिनेशन। जब कोई भी एलिमेंट कॉम्बिनेशन में होता है, बॉन्डेड स्टेट में होता है, तो उसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है। इट मे बी हाइपोथेटिकल, मे बी रियल। इफ देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इट इज रियल. If there is only sharing of electrons, it means if any atom between two atoms is more electronegative than others, it gains partial negative charge. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे दो एटम का मिलकर के कोई भी अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना हुआ है,
तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसको भी हम कंसिडर 1 2 3 इस तरीके से करते हैं, या -1 -2 -3 की तरह ही करते हैं। ओके, बट जैसे NaCl क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें कंप्लीट सोडियम से क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जैसे H2O में वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, हम लोग एक हाइपोथेटिकल स्टेट बना लेते हैं कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2 होगा और हाइड्रोजन का +1 और +1 होगा। इसको मैं कंप्लीट आप लोगों को एक लेक्चर में बहुत ही जल्दी में बहुत शॉर्ट वे में समझा दूंगा। ओके, चलिए, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, वो वेरिएबल होती है। ग्रुप 15 में कौन कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये क्या शो करते हैं, -3 से +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, क्यों -3 शो करते हैं, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन को इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। जैसे मान लीजिए हमने नाइट्रोजन ले लिया, अगर हम नाइट्रोजन ले लें तो हम इसका अगर एटॉमिक नंबर देखें 7 होता है, मास 14 होता है। मास को तो आप लोग याद करते भी चलिएगा, जिसको कुछ एलिमेंट्स के मास याद हो जाएंगे तो आगे हम लोगों को जो चैप्टर्स हैं उसमें यूज होगा मास का। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन में मोलर मास वगैरह की अगर ज़रूरत पड़ेगी या कई चैप्टर में ज़रूरत पड़ती है, तो एटॉमिक नंबर और मास याद होने से हम लोगों को बहुत ही फ़ायदा होता है। सारे एलिमेंट्स का याद नहीं करना है, उसके बारे में मैंने बेसिक लेक्चर में आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जाएंगे तो 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p3। ओके, यानी फर्स्ट सेल ये है और सेकंड सेल ये है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 5। इसका मतलब इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, N3-। ओके, फिर ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अमोनिया जैसा कंपाउंड या कोई भी ऐसा कंपाउंड जो इसकी 3- की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो उसके साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा। ओके, इसके पास लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये 5 इलेक्ट्रॉन कभी भी डोनेट नहीं करता है। ओके, शेयरिंग करता है, तीन बॉन्ड इसके शेयर से बनते हैं मैक्सिमम। ये पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है। अगर चौथा बॉन्ड बनेगा भी तो इसके पास एक लोन पेयर जो रह जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी पार्टिसिपेट नहीं किए, 3 पार्टिसिपेट किए। ओके, ऐसे समझिए, इस तरीके से समझिए कि नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, 3 तो, और एक इसके पास क्या बच गया, लोन पेयर बच गया। अब ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है H+ टाइप के कंपाउंड के, और ये क्या बना सकता है, NH4+ टाइप का कंपाउंड ये बना सकता है, अमोनियम आयन जिसको बोला जाता है। ओके, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ये चौथा बॉन्ड हमेशा क्या रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर होती है। इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन लेने की भी टेंडेंसी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने की जिसके पास भी टेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन ये कम्प्लीटली ले भी सकता है और या तो शेयरिंग से भी बना सकता है। देखिए, शेयरिंग किया है अगर अमोनिया ने NH3 में अगर शेयरिंग किया है तो नाइट्रोजन के पास क्या हुआ, 3 चार्ज आया, 3- चार्ज आया, और हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन के पास +1 है, यानी 3 × +1 3 और -3 दोनों मिलकर के क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, और NH3 अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल होता है कंपाउंड। ओके, इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर का मैं कंप्लीट, अभी तो मैं बहुत ही शॉर्ट वे में बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को आता ही होगा, 90% प्लस बच्चों को आता होगा जो 12th में है। ओके, अब जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे समझाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है एक एक चीज़। अब मैं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ूँगा। ओके, चलिए, -3 से +5 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कौन, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। बिस्मथ शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, अच्छा, सब तो -3 से +5 तक शो करते हैं, लेकिन जो बिस्मथ होता है, बिस्मथ ये क्या है, पुअर मेटल होता है, ये +3 ऑक्सीडेशन तक ही शो करता है। ओके, रीज़न फॉर नॉट शोइंग +5 स्टेट, मतलब +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर बिस्मथ नहीं शो करता है। क्या रीज़न है, इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NH2NP3। अच्छा, इसका हम लोग जानते हैं कि NH2NP3 होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जनरली तो ग्रुप 15 में सबका यही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो बिस्मथ के साथ ऐसी क्या बात हो गई कि वो +3 ही शो करता है, +5, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी
नहीं रखता है, मतलब अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होता है तो पांचों बॉन्ड की मतलब पांचों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करता है, 3 इलेक्ट्रॉन बस शेयर करता है। बाकी एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे क्या करते हैं, कर लेते हैं, पांचों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। नाइट्रोजन को छोड़ के, नाइट्रोजन एक स्पेशल केस है, मैंने बताया कि किस तरीके से उसका पांचों इलेक्ट्रॉन यूज होता है, लेकिन कैसे होता है ये मैंने बताया। वो +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होता है, 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, वो पेंटावेलेंट नहीं होगा कभी भी वो। ओके, अच्छा, हियर NH2 नॉट पार्टिसिपेटिंग, ओनली NP3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स, हेंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ इज +3 ओनली। इसका मतलब क्या है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, S जो इलेक्ट्रॉन, S सबसेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिएक्शन में मतलब कंपाउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो क्या रहते हैं, इनर्ट रहते हैं। ओके, इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ P के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं यही पार्टिसिपेशन कर पाते हैं बॉन्डिंग में, इस वजह से इसका क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बाकी में देखेंगे तो सबका NH2NP3, जैसे कि नाइट्रोजन का है तो उसका भी NH2NP3 जनरल वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फास्फोरस का भी ऐसे ही रहेगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेंगे। बिस्मथ क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। या ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रहेगा। बिस्मथ वैसे पुअर मेटल है, अभी शेयरिंग मैं बस जनरल वे में बोल दे रहा हूँ। ओके, नाइट्रोजन पे आ जाइए। नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी देख लिया जाए। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की -3 ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे होता है, अमोनिया में। अमोनिया में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो तीनों हाइड्रोजन से पार्शियली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ड्रैग कर लेगा, जिसकी वजह से -1, एक हाइड्रोजन की वजह से -1 इस पर, तो 3 हाइड्रोजन की वजह से -3 आएगा नाइट्रोजन पे, और इस पर +1 मतलब -3 का कंपाउंड नाइट्रोजन का कौन सा हुआ, अमोनिया। -2 का कौन सा हुआ, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में NH2 ठीक है ना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं। ओके, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। इसमें देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्डेड होता है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से इन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं होता है, क्लाउड मतलब ड्रैग नहीं होता, एक दूसरे की तरफ मूव नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा। सेम एलिमेंट के बीच में कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ता है, जैसे क्लोरीन हो गया Cl तो उसमें 0 रहेगा हमेशा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन की वजह से 0 है, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन है उसकी वजह से इस पर +2, और ये 2 हाइड्रोजन है उसकी वजह से इस पर +2। ओके, -2 सॉरी, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, दैट इज वाई नाइट्रोजन अटेन्स -2 एंड हाइड्रोजन गेट्स +1। 2 हाइड्रोजन है तो +1 × 2 +2 और -2, दोनों न्यूट्रलाइज इधर से हो गए, न्यूट्रलाइज इधर से हो गए, तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे कितना रहेगा, -2। ओके, -1 का कौन सा कंपाउंड आता है नाइट्रोजन का, NH2OH, ये क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड अमीन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, NH2, अब 2 हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं और एक ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कितना होता है, हमेशा -2 याद रखिएगा। फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी सारे केसेस में ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि P ब्लॉक मुझे बहुत जल्दी कवर करना है। ओके, मैं बहुत धीरे नहीं पढ़ाऊँगा इसको, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया जा सके, बहुत लेंदी है, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा तेज़ अगर मैं बोल रहा हूँ तो अगर किसी को धीरे लग रहा है तो वो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है ना। यूट्यूब पे अब ये ऑप्शन तो है ही, अपनी स्पीड बढ़ा ले। अगर किसी को तेज़ लग रहा हो तो वो कम कर ले थोड़ा सा। ओके, मेरी लैंग्वेज में मत जाइए, कितना तेज़ मैं फ्लुएंसी में मत जाइए, मैं जानबूझ करके थोड़ा सा तेज़ इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा। ओके, चलिए -1 की कैसे हुई इसकी देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन की वजह से इस पर -2 आएगा, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन ऐसे समझिए। ओके, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही बना दे रहा हूँ मैं, NH2OH है, NH2OH है, ये कंपाउंड है आपका। अभी इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस तरीके का कुछ होगा। अच्छा, इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। अच्छा, इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, इसकी वजह से इस पर भी -1, यानी टोटल कितना हो जाएगा, -2। ऑक्सीजन पे तो हमेशा -2 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन पे देखते हैं इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, ठीक है ना, यहाँ से -1 इस पर आएगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में नाइट्रोजन -1,
इसका मतलब इसमें -2 आया हाइड्रोजन की वजह से, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से इस पर -1 आया था तो इस पर +1 आएगा। इसका मतलब 1 - 1 प्लस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसके पास क्या बचेगा -1। तो -1 इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर किस कंपाउंड में NH2OH। ओके चलिए NH2OH हाइड्रोजन में सॉरी हाइड्रोक्साइड अमीन में क्या होता है इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। 0 किस में होता है नाइट्रोजन, जैसे कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए, कोई भी मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सेम होती है। तो एक जैसे एलिमेंट की वजह से इसके ऊपर क्या है कोई भी ना ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना ही इधर जाएंगे शेयरिंग में, मतलब कोई भी ड्रैग नहीं कर पाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू सेम एलिमेंट्स क्या होते हैं सेम होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पार्शियल या रियल चार्ज डेवलप नहीं होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूँ, चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम व्हेन इट इज़ इन कॉम्बिनेशन, इट मे बी रियल इट मे बी इमेजिनरी, ये रियल भी हो सकता है इमेजिनरी भी हो सकता है। ओके अच्छा फिर क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसकी वजह से इस पर भी 0 और इस पर भी 0। उसी तरीके से नाइट्रोजन का क्या है, जब N2 के फॉर्म में रहेगा तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 0। ओके अच्छा +1 किस में होता है N2O में, N2O को क्या बोलते हैं डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसी को हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, N2O को ही हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा, इस पर -2 होगा तो एक नाइट्रोजन पे +1 एक नाइट्रोजन पे +1, ऑक्सीजन हमेशा -2 पे रहता है। मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के केस में, अगर फ्लोरीन के साथ कोई ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है तो वहाँ पे ये -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन को याद रखिए हमेशा -2 होता है इसका, ठीक है। अच्छा +2 किस में शो करता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है। नाइट्रिक एसिड अलग चीज़ है, नाइट्रिक ऑक्साइड अलग चीज़ है। HNO3 की बात नहीं हो रही यहाँ पे, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात चल रही है। NO यहाँ पे +2 में रहता है। ओके +3 में कहाँ पे रहेगा N2O3 में, डाई नाइट्रोजन पेंटा नहीं है ट्राई ऑक्साइड है। ओके डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड दोनों बनते हैं, ये कंपाउंड नाइट्रोजन दोनों फॉर्म करता है, लेकिन डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड में ये क्या होगा +3 पे रहेगा। देखिए 2 इंटू -2 इंटू 3 -6, अब -6 को न्यूट्रलाइज होने के लिए +6 चाहिए, तो +6 में 2 नाइट्रोजन है यानी +3 एक नाइट्रोजन पे आएगा। ओके अच्छा ये ब्लू कलर का होता है, इसका N2O5 और N2O3 का कलर क्या होता है ब्लू होता है। अच्छा +4 में किस में रहेगा, +4 ऑक्सीडेशन नंबर किस कंपाउंड में रहेगा नाइट्रोजन का N2O4 और NO2 और N2O4 में ये क्या रहता है +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। इसको डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, देख लीजिए। ये इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब एक तरीके से कहें कि इम्पेरिकल फार्मूला टाइप का ये बन गया। NO2 N2O4 और NO2 एक ही तरह के कंपाउंड आप समझिए, इसको मैं आगे फर्दर डिस्कशन करूँगा। चलिए +5 क्या है, +5 में कौन सा कंपाउंड रहता है नाइट्रोजन का N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ये क्या रहता है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग ऐसे सोच सकते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ओके ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हो गया डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ से देख लीजिए, इस पे -2 आएगा तो इस पे +2 आएगा, इस पे -2 आएगा तो इस पे +2 आएगा, इस पे -1 आएगा तो यहाँ पे +1 आएगा, यानी कि एक नाइट्रोजन पे कितना है +5 का चार्ज आया, ठीक है। इधर भी देख लीजिए, ऐसे स्ट्रक्चर बना करके आइडिया मिलता है। स्ट्रक्चर तो 11th में केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ाया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करूँगा मैं। नहीं जिसको आता है वो मेरे लेक्चर को, बेसिक लेक्चर को नहीं छोड़ेगा, नहीं तो केमिस्ट्री बेसिक का ही खेल, अगर बेसिक अच्छे से पता है तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे -2 2 बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड का मतलब एक चार्ज। अब माइनस कौन लेगा या प्लस कौन लेगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। 4 एलिमेंट का मैं हमेशा नाम याद करने के लिए कहता हूँ। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग सेम होते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, यानी कि जितने भी बॉन्ड बने उतना -4 किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे। -2 यहाँ पे +2, -2 +2, यहाँ पे देखिए एक ही बॉन्ड है तो इसमें -1, इसकी वजह से एक इसकी वजह से -1 आएगा, एक इसकी वजह से, यानी कि यहाँ पे टोटल -2 रहेगा ऑक्सीजन पे, और इसकी वजह से यहाँ पे +1, यानी टोटल कितना आया, इस पर भी +5 क्या हुआ
ऑक्सीडेशन नंबर आया। ओके, हम लोगों ने देखा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +5 होता है। अच्छा, इसका कलर भी याद रखिएगा कि येलो कलर का ये होता है। जिसको नोट्स बनाना हो वो एक बार मैं स्लाइड ऊपर से नीचे कर दे रहा हूँ और वो बना लेगा। ओके, चलिए नोट्स भी बनाते चलिए। नोट्स नहीं रहेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगी। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रटेंगे बर्डन पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत बेसिक है, पढ़ते जाइए, बार बार भूलते जाइए, कई बार देखेंगे अपने आप वो बैठ जाएगा दिमाग में। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। अब हाइड्राइड्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, वहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन मैंने नहीं किया था। NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 सबका नाम भी मैंने दिया है पिछले थोड़ी देर पहले। अभी चलिए, बॉन्ड एंगल क्या होता है? एज वी मूव डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। अच्छा, तो बॉन्ड एंगल होता क्या है? जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया पे एक लोन पेयर होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 तो शेयरिंग कर लिया और एक लोन पेयर होगा। अब इन दोनों बॉन्ड मतलब जो ये बॉन्ड दिख रहा है इसके बीच में एंगल कितना होता है? ठीक है ना, उसी को बॉन्ड एंगल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो अब मैं देखता हूँ कि हाइड्राइड्स कौन कौन से होते हैं? NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। बॉन्ड एंगल क्या करता है? डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप चलेंगे तो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल क्या करते हैं? डिक्रीज होते हैं। जैसे अमोनिया केस में ये एंगल कितना होगा? 107 डिग्री। फॉस्फीन के केस में PH3 में यही एंगल क्या होगा? 93 डिग्री। और फिर ASH3 में 92 डिग्री, SbH3 में 92 डिग्री। ओके, फिर BiH3 में 91 डिग्री। ये बिल्कुल याद नहीं करना है आप लोगों को, बस देखिए समझिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए। अच्छा, इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि अमोनिया और फास्फोरस का जो हाइड्राइड है उसका बॉन्ड एंगल थोड़ा ध्यान में रखिए, 103 और 107 और 93। ओके, ये दोनों याद रखिए, बाकी इसको बहुत ज़रूरी नहीं है। वाई डज द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप? अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अमोनिया का ये जो बॉन्ड एंगल है, ये थीटा जो है ये थोड़ा ज़्यादा है और नीचे जैसे जा रहे हैं ये थोड़ा सा कम होता जाता है। ठीक है ना, ये एंगल कम होता जाता है। ठीक है, वैसे तो इसको हम लोग वी सेपर, वी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन एक टॉपिक है 11th का केमिकल बॉन्डिंग का ही, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग जिसने अच्छी से पढ़ी होगी उसके लिए तो 12th में जो इनऑर्गेनिक है काफ़ी आसान हो जाएगी। तो हमने क्या पूछा? वाई डज द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप? तो वी नो ईच सेंट्रल एटम हैज़ अ लोन पेयर फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट। अब हम जानते हैं कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं, चाहे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया, ये सारे एलिमेंट के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, सबके पास क्या होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 तो ये बॉन्डिंग हाइड्रोजन से कर ले रहा है और एक लोन पेयर बच जा रहा है। ओके, तो NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 में सारे में क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 तो शेयरिंग करके वो हाइड्रोजन से हाइड्राइड्स बना लिया और एक लोन पेयर बच गया। ओके, चलिए इस तरीके का कुछ सिनेरियो बनता है। देखिए, ये नाइट्रोजन अमोनिया का स्ट्रक्चर है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, एक तीसरा हाइड्रोजन। ये प्लेन क्या दिखाता है? ये डॉटेड लाइन जो है ये सॉलिड लाइन हो गई, ये डॉटेड लाइन हो गई, और ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ डॉटेड लाइन का ये बॉन्ड जो है प्लेन के अंदर है, मतलब एक तरीके से सोचा जाए इसका स्ट्रक्चर तो ये प्लेन में हो गया ये वाला बॉन्ड, ये प्लेन से थोड़ा सा बाहर हो गया, ये प्लेन से पीछे हो गया। इस तरीके का दिखाने का मतलब अगर केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा तो ये भी जानते होंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके का कुछ होता है। लोन पेयर होता है इसके पास। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में हम लोग जानते हैं रिपल्सन होती है। क्या होती है? रिपल्सन होती है। तो लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और फिर सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है। यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे सबके पास लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है। देखिए इस केस में भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर, दोनों नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के पास क्या है? लोन पेयर है। दोनों रिपेल करेंगे बॉन्ड पेयर को। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन दोनों के कंपाउंड में रिपेल होगा तो इसको दब जाना चाहिए। ठीक है ना, तो दबता है, दबते हुए 107 डिग्री तक आ जाता है, ये 93 डिग्री तक आ जाता है। ओके, नाइट्रोजन स्मॉल साइज में होता है, मतलब साइज नाइट्रोजन का स्मॉल होता है, फास्फोरस का क्या होता है? ज़्यादा बड़ा होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में।
तो स्मॉल साइज में लेस डिफ्यूज़न होता है, ये इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूज़न है वो कम होता है, उसकी वजह से ये मूव करके इसको ज़्यादा नहीं दबा पाता है। ये क्या है, इसका डिफ्यूज़न ज़्यादा दूर तक होता है और ये इसको दबा देता है थोड़ा सा, इसकी वजह से 160 डिग्री इसका एंगल होता है अमोनिया में और फास्फीन में 93 डिग्री का एंगल होता है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जैसे कोई कंपाउंड कितना स्टेबल है, कितनी हीट उसको मिलती है कितने टेम्परेचर तक कि वो ब्रेक नहीं होता है। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो स्टेबिलिटी गिरती है, मतलब थोड़ा सा हीट करने पे ही वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मजबूत किसका होता है, अमोनिया, मतलब नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर फॉस्फीन, फिर ASH3, फिर SiH3, फिर BiH3, इस तरीके से सीरीज मिलेगी और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं दिख रहा है। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, सॉरी यहाँ पे है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और ये SI नहीं है, ये SB है। ओके, सिलिकॉन तो अलग उसमें आता है, SbH3, BiH3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। गुड, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें आप लोग सीधे ऊपर से नीचे याद कर लेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन तो कार्बन वाली फैमिली में आता है, चरण सिंह जी टिन पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, हाँ यहाँ पे SB आएगा। ओके, रीज़न इसका रीज़न क्या है कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप bond becomes weaker as overlap extent decreases due to greater difference in energy of the overlapping orbitals। ये तो थोड़ी सी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड हो गई, चलिए सिंपली ऐसा समझिए कि जो बॉन्ड थर्मल स्टेबिलिटी है, हाइड्रोजन का जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो N1s ऑर्बिटल का होता है और नाइट्रोजन का 1s 2s 2p, यानी कि इसका भी क्या होता है, सेकंड पीरियड तक, सेकंड सेल तक जाता है। ठीक है ना, सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, इसका फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। इसके केस में क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इसका मतलब थर्ड सेल का, यानी थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ओके, यानी इसका साइज बड़ा होगा, ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ये नाइट्रोजन हो गया, ये फास्फोरस हो गया। ओके, हाइड्रोजन तो बेचारा छोटा सा है, तो इसके साथ इसकी बॉन्डिंग, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग अच्छे से हो जाती है। फास्फोरस के साथ, फास्फोरस बड़ा है, अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है इन दोनों की अच्छी भी मिलती है, क्योंकि साइज जिसका मतलब सिमिलर साइज के जो रहते हैं उसकी ओवरलैपिंग अच्छे से होती है। ओवरलैपिंग मतलब ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसके पास p ऑर्बिटल होगा तो ये ओवरलैप करेगा किसके साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है ना, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ, तो इसको इसके साथ ओवरलैप करने में साइज छोटा होने से हेल्प मिलती है। फास्फोरस का बड़ा होता है साइज, ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट पूरा नहीं क्लियर कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बेसिक लेक्चर दूंगा, वहाँ पे पूरा डिस्कशन किया जाएगा। आगे जल्दी जल्दी हम लोगों को कवर कर लेते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड बिकम्स वीकर एज ओवरलैप एक्सटेंट डिक्रीजेज ड्यू टू ग्रेटर डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग लेविस बेसिसिटी। लेविस बेसिसिटी ये भी हमारा कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग का ही है। तो मैंने पहले भी कहा है कि जिसने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ी है उसको 12th में इनऑर्गेनिक में बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे ये चैप्टर हो गया पी ब्लॉक, उसके बाद आएगा डी ब्लॉक, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, जो इनऑर्गेनिक का है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छा चैप्टर मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उसको समझने के लिए आप लोगों को अच्छे से पूरा केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए। तो लिविस बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। लिविस एसिड या लिविस बेस क्या होता है, जैसे आर्हेनियस एसिड क्या होता है, जैसे किसी कंपाउंड को हमने पानी में डाला तो H+ दे देता है, तो वो क्या हो गया, आर्हेनियस एसिड हो गया। अगर वो OH- देता है तो वो क्या हो गया, आर्हेनियस बेस हो गया।
लुईस एसिड और लुईस बेस का क्या मतलब होता है कि जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर पड़े हुए हैं, सारे जो है हाइड्राइड्स जो ग्रुप 15 के हैं उनके पास क्या है, लोन पेयर है। तो अगर ये लोन पेयर को डोनेट करता है तो ये बेस है। अगर कोई कंपाउंड लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो एसिड होता है। जैसे हमारे पास NH3 है, ओके, NH3 है, अब H+ आया यहाँ NH3 है, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। H+ आया, H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सोचेगा 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो मेरा भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता और ये स्टेबल हो जाता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो लोन पेयर को डोनेट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। किसके अकॉर्डिंग, लेविस के अकॉर्डिंग। तो ये लेविस बेस कहलाएगा और ये लेविस एसिड कहलाएगा। ओके, लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज आर कॉल्ड लुईस बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड, जो लोन पेयर का डोनर होगा वो क्या कहलाएगा, लुईस बेस, और जो लोन पेयर का एक्सेप्टर होगा उसको क्या कहेंगे, लेविस एसिड। चलिए, तो सारे के पास, इन सारे कंपाउंड के पास क्या है, लोन पेयर है। ये सारे के सारे कंपाउंड क्या कर सकते हैं, लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो कौन अच्छे से डोनेट कर लेगा, उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जिसके पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से डोनेट कर लेना, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को, वो ज़्यादा बेस होगा। तो सबसे आसानी से हमने देखा कि अमोनिया करता है, यानी नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधे नीचे चलते जाइए, बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी नीचे। ओके, चलिए, यहाँ पे लिखा है मैंने क्लाउड फॉर्म में, जिसको लिखना है लिख ले कि नीचे जाने मतलब लुईस बेसिसिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वाई बेसिसिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऐसा क्यों होता है कि बेसिसिटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है डाउन द ग्रुप। ये एलिमेंट ध्यान में रखते चलिए, ये हमेशा याद रखें, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट की ही बात कर रहे हैं, अभी ग्रुप 16 में नहीं आए हैं। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन फैमिली आ जाएगी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। वाई बेसिसिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ग्रुप 15 में जब हम नीचे जाते हैं तो बेसिसिटी क्यों डिक्रीज कर रही है, क्यों, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। करेंगे सभी बेस हैं, लेकिन अमोनिया सबसे आसानी से करेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा उससे कम आसानी से फॉस्फीन करेगा, फिर उससे कम आसानी से आर्सिन करेगा, फिर उससे कम आसानी से SbH3 करेगा, है ना, घटती जाएगी। जो लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी है वो घटती जाती है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है। ईच हाइड्राइड हैज़ वन लोन पेयर, हम जानते हैं सबके पास लोन पेयर है। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एंड लोन पेयर इज मोर डिफ्यूज्ड। ओके, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज कर रहा है, एलिमेंट का साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। कैसे, नाइट्रोजन का साइज कुछ ऐसा होगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरीके कुछ इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लेस डिफ्यूज़ होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी आसानी से डोनेट कर लेने की। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी और कम होगी, यहाँ पे और एरिया मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बेसिक से ही आइडिया होगा, ठीक है। जितना साइज बढ़ेगा उतना डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे मिलने की टेंडेंसी, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ओके, सबसे ज़्यादा अमोनियम होती है, तो जो आसानी से मिल जाएगा वही तो, मतलब उसी को तो कोई स्पीसी आकर एक्सेप्ट कर पाएगा। यहाँ पे अमोनिया केस में जो होता है, साइज छोटा होने की वजह से वो कम एरिया में इलेक्ट्रॉन रहता है और आसानी से जो स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन को, पेयर को लेना चाहे वो ले लेती है, ठीक है ना। साइज बढ़ता जाता है तो क्या घटता है, इलेक्ट्रॉन की मिलने की, मतलब फिजिबिलिटी घट जाती है ना लोन पेयर की। इस वजह से क्या होता है, नीचे जाने पर बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी घट जाती है। जब मिलेंगे ही नहीं, रूम ही, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फैला हुआ है, डिफ्यूज्ड है, तो फिर डोनेट आसानी से कैसे हो पाएगा। चलिए, मोर डिफ्यूज्ड द लोन पेयर लोअर द बेसिसिटी, ये मैंने लिख दिया साइड में कि ज़्यादा अगर डिफ्यूज होता है, जैसे साइज जितना बड़ा होगा डिफ्यूज उतना ज़्यादा होगा, बस ये ध्यान में रखिए, ठीक है ना। तो मोर डिफ्यूज होगा लोन पेयर तो उसकी बेसिसिटी कम होगी, तो जितना बड़ा साइज रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा, वो डिफ्यूज रहेगा इलेक्ट्रॉन उसमें, लोन पेयर। अच्छा, आर्हेनियस एसिडिटी के बारे में मैंने बताया है कि क्या होती है वो, तो H+ डोनेट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी, और एक्सेप्ट करने की, मतलब OH- को डोनेट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, आर्हेनियस मतलब बेसिसिटी कहेंगे। तो आर्हेनियस एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब H+ को देने की टेंडेंसी नीचे जाते समय क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये आसानी से H+ नहीं दे पाएगा, ये इससे ज़्यादा आसानी से दे पाएगा। यानी कि क्या है कि
उल्टा हो जाएगा केस। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, बेसिसिटी में देखा जाए तो ऊपर वाले कंपाउंड ज़्यादा बेसिक थे, एसिडिटी में देखा जाए तो नीचे वाले कंपाउंड क्या होंगे? ज़्यादा एसिडिक होंगे। ओके, तो ऑर्डर पलट जाएगा। जस्ट सबसे नीचे वाला बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ही लिखिए, उल्टा कर दीजिए इसके ऑर्डर को। उल्टा कर देंगे तो एसिडिटी सबसे ज़्यादा नीचे वाले की, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम अमोनिया की। यानी कि लुईस एसिड देखा है, मतलब आर्सेनिक एसिड देखा जाए तो अमोनिया सबसे कम आर्सेनियस एसिड है अपने ग्रुप में, 15th ग्रुप का। ओके, यहाँ लिख दिया साइड में। आर्सेनियस एसिड क्या होते हैं? विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन ओनली। रीजन, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, H+ गेट्स इजिली डिकम्पोज्ड। अच्छा, अब हमने पहले ही बात की थी कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है नीचे जाने पे, ठीक है ना। अगर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में टूटने की टेंडेंसी ज़्यादा है। जैसे जैसे नीचे चलेंगे H+ निकलने की टेंडेंसी बढ़ती है, इस वजह से उसकी एसिडिटी क्या होती है? बढ़ती है। H+ निकल रहा है, इसका मतलब वो आर्सेनियस एसिड है। ओके, चलिए वान डर वाल फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के साथ। तो आइए देखते हैं। वान डर वाल फोर्सेस क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो वान डर वाल फोर्स बढ़ेगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा किसके पास वान डर वाल फोर्स होगा? सबसे नीचे बिस्मथ हाइड्राइड का, फिर SbH3, ESH3, PH3 और NH3। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को आप उल्टे सीरीज में लिख करके करते चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा इसका आइडिया। ठीक है, ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। देखिए कहीं कहीं पर है थोड़ा सा ऑर्डर जो होता है वो अरेंज नहीं होता है, बाकी सब तो आपको सिंपली मिल रहा है, या तो सीधा चलना है या तो उल्टा चलना है, आपका काम बन जा रहा है। तो इतनी भी ज़्यादा याद करने की चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाते हैं अपने आप समझ में आता जाता है। वान डर वाल फोर्स बताया था ना मैंने कि इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के मास के बीच या दो आइटम के मास के बीच में क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na+ और Cl- के बीच में लगता है, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। वान डर वाल फोर्स क्या है? जैसे दो सिंपली मास की वजह से अट्रैक्शन लगना, ठीक है ना। कोई भी चीज़ यूनिवर्स में होगी तो मास के बीच में क्या लगता है? अट्रैक्शन लगता है। तो जितना ज़्यादा मास होगा एटम का उतना ज़्यादा फोर्स इसके बीच में वान डर वाल फोर्स रहेगा, और उतना ज़्यादा उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैंने पहले भी बताया कि वान डर वाल फोर्स पे डायरेक्ट क्या डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो BiH3 का सबसे ज़्यादा वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिर मतलब घटता चला जाता है। जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं घटता चला जाता है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी घटता चला जाएगा। रीजन, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। अब सेंट्रल एटम का साइज क्या हो रहा है? सेंट्रल एटम क्या है? यहाँ पे बिस्मथ है, यहाँ एंटीमनी है, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सारे क्या है? सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं। विद इंक्रीज इन साइज द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीजेज। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सरफेस एरिया होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। भाई साइज इंक्रीज कर रहा है तो उसके पास ज़्यादा जगह है कि इलेक्ट्रॉन उस एटम पर मूव कर सके। ओके, तो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। सिंपली आप ऐसे समझिए कि साइज बढ़ेगा तो वान डर वाल फोर्स बढ़ेगा। टेक्निकल लैंग्वेज में ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, बस नोट्स बनाइए, पढ़ते जाइए ध्यान से। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा, ये भी एक हाइड्रोजन नाम का चैप्टर है 11th का। 11th में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा दी जाती है, उसका सिंपल सा मैं आइडिया दे रहा हूँ। चलिए पूरा बता ही देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जैसे हम देखते हैं कि बर्फ़, आइस जो होता है वो पानी में तैरता है। क्यों तैरता है? तो काफ़ी बच्चे कहेंगे कि सर बर्फ़, आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। तो बच्चों सही है आपका आंसर, लेकिन अगर आयरन का हम क्या करें? मेल्ट कर लें, मेल्ट करके बहुत गर्म करके मेल्ट कर लें और उसमें आयरन का पीस डालें तो क्या वो तैरेगा? हमेशा किसी भी मैटर का लिक्विड फॉर्म कम डेंस होता है सॉलिड फॉर्म से, यानी सॉलिड फॉर्म हमेशा डेंसर होता है, लेकिन पानी के केस में, वाटर के केस में यहाँ उल्टा हो जा रहा है। क्या रीज़न है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी रीज़न होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता क्या है? चलिए बता देता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले वो एलिमेंट करेंगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। ओके,
जैसे मान लीजिए वाटर है, H2O होगा इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। वाटर के पास जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होगा। अब इसमें किसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। ये क्वालिटेटिव हम लोग को देखना है, कितना आएगा इससे मतलब नहीं, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा वाटर होगा, ठीक है, सेम केस होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव लोन पेयर होगा कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे कई ऐसे जो है वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ पॉजिटिव है, ये लोन पेयर है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, ठीक है। यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इन दोनों के बीच में। तो देखिए कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, जब फ्रीज होता है वाटर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उसके मॉलिक्यूल के बीच में। जब तक ये लिक्विड फॉर्म में रहता है तो इसकी जो है रिलेटिव जो मोशन होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसे ही ये सॉलिडिफिकेशन होता है ये फिक्स हो जाता है और इसके बीच में गैप जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा जिससे थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाएगा, 4-5 मॉलिक्यूल के बीच में वाटर के गैप आ जाता है, जिसकी वजह से गैप बढ़ जाएगा तो डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, ओके। इसलिए आइस क्या करता है, वाटर पे फ्लोट करता है। डेंसिटी कम होने का रीज़न क्या है, जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा उसके बीच में वाइट्स जनरेट हो जाएगी, जैसे तो पोरस हो जाएगा, थोड़ा पोरस हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। फॉर्म समझते हैं, फॉर्म भी सॉलिड ही होता है लेकिन उसके बीच में गैप होता है ना, उसी तरीके से आप बर्फ़ को समझिए, लेकिन ये बहुत छोटा छोटा होता है, फॉर्म में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फॉर्म में इसमें थोड़ा सा कम होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी को कहते हैं और ये बहुत मजबूत बॉन्ड बनाता है, ओके। जैसे वान डेर वाल फोर्स बहुत कमज़ोर है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। चलिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अमोनिया पे क्या होता है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर डाउन द ग्रुप घटती जाती है, नाइट्रोजन से कम फास्फोरस की, फास्फोरस से कम आर्सेनिक की घटती जाती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर किसी भी एलिमेंट का उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो अमोनिया की सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ओके। चलिए, अब हम लोग देखेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है। डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा चार्ज उतना ज़्यादा तो आएगा ना। जैसे ये देखिए जो चार्ज आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग इसी